हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टॉक में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, बट अब कोशिश करेंगे कि टाइम टाइम पे एक एक दो दो वीडियो आती रहें आप लोगों के लिए, ताकि आप सब लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है वर्क एंड एनर्जी। क्लास 9th का ये टॉपिक है, वर्क एंड एनर्जी। पिछली बार जब मैंने अपना लास्ट वीडियो बनाया था तो मैंने मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ाई थी। उसके आगे नेक्स्ट चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो है वर्क एंड एनर्जी। तो आज हम लोग समझेंगे कि वर्क का क्या कॉन्सेप्ट है और उसके बाद फिर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। वर्क, नॉर्मली हम इसको कहते हैं कार्य। वर्क, फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा आप लोग कि हमारी डे टू डे जो लाइफ होती है उसमें वर्क की जो मीनिंग होती है और साइंस में जो वर्क की मीनिंग होती है, उन दोनों में बहुत ही अंतर होता है, बहुत डिफरेंस होता है उन दोनों में। बहुत टाइम ऐसा होगा कि नॉर्मल लाइफ में हम कोई कार्य करेंगे, बट वो साइंस में उसको कार्य नहीं कहा जाएगा। वो कार्य तो होगा, हमें तो दिखेगा कि मैंने बहुत सारा कार्य किया, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने ये बोला, मैंने वो किया, बट वो साइंस की भाषा में उसको हम लोग कार्य नहीं कहेंगे। इट मीन्स कि वर्क इन साइंस इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी मीन वर्क इन डेली लाइफ। मतलब जो कार्य का मतलब डेली लाइफ में होता है वही सेम मतलब कार्य का साइंस में नहीं होता है। साइंस कार्य को एक अलग तरीके से डिफाइन करती है और उसी डिफिनीशन के आधार पर हम कहेंगे कि इस एक्टिविटी में कार्य हुआ है, इस एक्टिविटी में कार्य नहीं हुआ है। तो चलिए पहले वर्क का कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि यहाँ पे साइंस के थ्रू कार्य नहीं है, लेकिन डेली लाइफ के हिसाब से देखेंगे तो लगेगा कि हमारा कार्य हो रहा है। जैसे आप लोगों के एग्ज़ाम्स जब आते हैं तो सभी के सभी लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी में एकदम से जुट जाते हैं, पेन पेपर से लगातार नोट्स बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, बहुत क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, अपने फ्रेंड्स से क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं हम लोग। बट इन सभी चीज़ों में हमें दिखता तो है कि हमने कार्य किया, हमारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई, थक भी जाते हैं पढ़ते पढ़ते। बट अगर पूछा जाए कि ऑन द बेसिस ऑफ साइंस क्या यहाँ पे कोई कार्य हुआ है, तो हो सकता है थोड़ा मोड़ा कार्य हुआ हो, बट जितना हमें लगता है कि हमने बहुत मेहनत की, सारी एनर्जी मेरी चली गई, उन सभी चीज़ों को कार्य नहीं कहेंगे। थोड़ा और मैं क्लियर करता हूँ। जैसे कि अगर हम किसी बहुत ही हार्ड रॉक को लगातार धक्का दिए जा रहे हैं, लेकिन उस रॉक में कोई डिस्प्लेसमेंट, वो अपने जगह को छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे जा ही नहीं रहा है, तो हमारी एनर्जी तो खर्च हो रही है। थोड़ी देर बाद हम उसको धक्का देते देते थक जाएंगे, लेकिन वो अपना पोजीशन चेंज नहीं किया। सामान्य लाइफ के हिसाब से लगेगा कि मैंने कार्य किया है, लेकिन यहाँ पे फिजिक्स के हिसाब से कोई वर्क नहीं हुआ है। फिजिक्स में वर्क के अपने स्टैंडर्ड होते हैं। जब तक उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करेगी कोई भी एक्टिविटी, तब तक हम लोग उसको वर्क नहीं कहेंगे। जैसे एक और एग्ज़ाम्पल है कि आप कहीं पे कोई भारी वज़न उठाए हैं और उसी स्थान पे खड़े हुए हैं, काफ़ी टाइम से खड़े हुए हैं, आप खड़े होकर फिर थक गए, एनर्जी फिर से आपकी एग्जॉस्ट हुई। बट आपका कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें डिस्प्लेसमेंट ना हुआ हो, यानी कि कोई दूरी ना तय की गई हो, वो फिजिक्स के हिसाब से वर्क की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसका मतलब कि फॉर वर्क टू बी डन इन फिजिक्स में वर्क का मतलब ये होता है कि कम से दो मेजर कंडीशन है सेटिस्फाई करनी चाहिए, उसके बाद ही वर्क होगा। तो फिजिक्स में वर्क के लिए पहली कंडीशन तो होनी चाहिए कि देयर शुड बी अ फोर्स ऑन द बॉडी। उस बॉडी पे एक एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से कोई बल लगाया जाना चाहिए,
सबसे पहला कंडीशन क्या है? एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल। और सेकेंड कंडीशन है देयर ड्यू टू दिस फोर्स, इस बल के चलते उस बॉडी में कोई ना कोई विस्थापन हो, थोड़ी दूर वो चल के जाए या फिर खिसकती हुई जाए, तो कैसे भी मतलब अपनी पोजीशन को वो चेंज करे, अपनी स्थिति को वो बदल दे। तो दूसरी कंडीशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्प्लेसमेंट इसी एक्सटर्नल फोर्स के चलते होना चाहिए, तभी हम लोग कहेंगे कि कार्य हुआ है। सो व्हेन दीज टू कंडीशन, दोनों कंडीशंस का एक साथ सेटिस्फाई होना बहुत ही ज़रूरी है। जब दोनों कंडीशन एक साथ मौजूद रहेंगी तभी हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे कार्य हुआ है, नहीं तो कोई कार्य नहीं हुआ है। जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है कि हम लोग किसी भी प्रकार के फिजिकल वर्क और मेंटल वर्क को वर्क मान लेते हैं, कार्य मान लेते हैं। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, या फिर सोच रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, उसमें भी हम लोग की एनर्जी वेस्ट होती रहती है। तो उन सबको लगता है कि इन सारी चीज़ों में मैंने बहुत सारा वर्क किया, क्योंकि हमको फिर थोड़ी देर बाद थकने लगते हैं। लेकिन फिजिक्स में जब बात साइंस की आती है तो इन सारे प्रकार के मेंटल और फिजिकल एक्टिविटीज़ को वर्क नहीं कहा जा सकता। केवल उन्हीं एक्टिविटीज़ को वर्क कहा जा सकता है जहाँ पे एक बॉडी पे फोर्स लग रहा हो, और जिस बॉडी पे फोर्स लग रहा हो उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो कहेंगे कि वर्क इज़ डन। इनमें से कोई भी, अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर प्रेजेंट नहीं है, चाहे बॉडी में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है या फिर उस पर फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो वहाँ पे कोई वर्क नहीं होगा। तो मुझे लगता है आप लोग समझ चुके होंगे कि वर्क क्या होता है। साइंस में वर्क और डे टू डे लाइफ वर्क में दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि ये एक ट्रॉली है ऐसे, जिसमें कुछ इसके व्हील्स हैं, पहिए लगे हुए हैं, और इसको एक पर्सन जो है यहाँ पे खड़ा होके खींच रहा है, ठीक है। तो अगर उसने खींचना शुरू किया, बल लगाया इस पे, बट इसमें इसने अपने पोजीशन को छोड़ा नहीं, जिस स्थिति में पहले थी बल लगाने के बाद भी उसी स्थिति में रही। फिर थोड़ा और बल बढ़ाया, फिर भी चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे फोर्स तो लग रहा है बट इस ट्रॉली में कोई डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा है। तो जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं हो तब तक चाहे हम कितना ही फोर्स लगा लें, वर्क डन हमारा हमेशा क्या होगा? ज़ीरो, कोई वर्क नहीं होगा। उसके बाद भी ये फोर्स लगाता गया लगाता गया लगाता गया, एक सर्टेन लिमिट के बाद, एक निश्चित फोर्स की लिमिट के बाद इस ट्रॉली में मूवमेंट स्टार्ट हो गया और ये डिस्प्लेस होके, विस्थापित होके यहाँ पे पहुँच गई। तो फोर्स के साथ साथ इसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, विस्थापन भी हो गया। हमारे दोनों शर्तें क्या हो गई? पूरी हो गई। पहली शर्त कि एक बाह्य बल होना चाहिए जो बाहर से लगे, इसके अंदर से कोई बल इस पे वर्क करके अगर इसको डिस्प्लेस कर रहा है तो भी हम कहेंगे कि ये वर्क नहीं है। इस पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स के चलते जो इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ तो ही कहा जाएगा कि यहाँ पे वर्क हुआ है। तो यहाँ पे दोनों शर्तें लागू हो रही हैं। पहला, बाह्य फोर्स इस व्यक्ति के द्वारा लगाया जा रहा है, और दूसरा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया, ट्रॉली हमारी डिस्प्लेस होके फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन में आ गई, तो यहाँ पे वर्क हुआ है। तो हम लोग वर्क को समझ चुके हैं, वर्क किसे कहते हैं। अब देख लेते हैं कि वर्क का मेज़रमेंट यूनिट क्या होती है, मापते किस में है इसको।
वर्क को हम लोग डिनोट करते हैं, दर्शाते किससे हैं, W से। इसको कहते हैं हम लोग वर्क। और वर्क की जो यूनिट होती है, जो इकाई होती है, वो होती है, जैसे कि हमने अभी बताया कि वर्क में दो कंडीशंस होनी चाहिए। एक तो होना चाहिए फोर्स पहला, और दूसरा क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। तो इन्हीं दोनों की यूनिट को मिला के हम लोग वर्क की यूनिट बनाएंगे। इसके लिए पहले हमको ये समझना होगा कि वर्क का फिजिकल फार्मूला क्या होता है, फिजिक्स में फार्मूला क्या होता है वर्क का, कैसे हम लोग वर्क को निकालते हैं। तो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स ऑन दैट बॉडी इनटू डिस्प्लेसमेंट। उस बॉडी पे लगने वाला फोर्स और उस फोर्स के कारण जो उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। बस अगर इन वर्क का मुझे यूनिट पता करना हो और इन दोनों की यूनिट मुझे पता है, तो दोनों की यूनिट मल्टीप्लाई कर देंगे। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन की यूनिट होती है मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन मीटर इसका होता है यूनिट, जिसको हम लोग जूल भी कहेंगे। आगे चल के अभी हम लोग पढ़ेंगे कि वर्क और एनर्जी लगभग एक दूसरे के बराबर ही होते हैं। वो हम लोग एनर्जी जब पढ़ेंगे उस समय पढ़ेंगे। तो ये हम लोग का वर्क का यूनिट होता है न्यूटन, मीटर और जूल, जिसको हम लोग कहते हैं। एसआई यूनिट है इसकी। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हम लोगों ने वर्क के बारे में पढ़ लिया है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि वर्क भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे फोर्स के अगर बेसिस पे हम लोग डिफ़ाइन करें वर्क को, तो एक तो ये होता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा होता है। ठीक, एक वर्क ऐसा होगा जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो जिस प्रोसेस में, जिस प्रक्रिया में बल और विस्थापन यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, वहाँ पे जो कार्य होगा उसको हम लोग कहेंगे धनात्मक कार्य, पॉजिटिव वर्क। ठीक है। और जहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में होंगे, जो फोर्स की दिशा होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वहाँ पे वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा, ऋणात्मक वर्क होगा। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस का केवल दिशा से होता है। ये मैथमेटिकल प्लस और माइनस नहीं है, ये केवल नेगेटिव वर्क मुझे केवल ये बताएगा कि यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे भी हम लोग एग्जांपल के थ्रू एक समझते हैं कैसे ये सब होगा। तो पहली कंडीशन, जिसमें कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही एक डायरेक्शन में, तो बहुत ही आसान सा एक उदाहरण है, एग्जांपल है, जिसमें कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्लैब को, एक गुटके को लकड़ी के या पत्थर के, रॉक के, किसी भी गुटके को क्या कर रहे हैं हम लोग, पुल कर रहे हैं। ठीक, तो फ्रेंड यहाँ पे आप ऐसे खड़े होके इसको पकड़ के अगर खींच रहे हैं अपनी तरफ, तो इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, आपकी ओर है। और ये गुटका धीरे 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 खिसकना किधर की तरफ शुरू हो गया, इधर की तरफ चलने लगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन आपकी ही तरफ है, तो जिधर फोर्स है उधर ही डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो यहाँ पे वर्क होगा हमारा पॉजिटिव वर्क। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे वर्क डन इज पॉजिटिव। अब नेगेटिव वर्क कैसे होगा, तो उसके लिए फ्रेंड आप देखे होंगे कि जब हम लोग मोटर बाइक चलाते हैं, तो जब हमें रुकना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर ब्रेक लगाते हैं, और ब्रेक लगाने के साथ साथ गाड़ी धीरे 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 होते 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 रुक जाती है। तो उसमें होता क्या है कि ये जो हमारी मोटर बाइक है,
जिस पे हम लोग बैठे हैं, जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो ये चल रही होती है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है इसका इस डायरेक्शन इधर की तरफ, ठीक है। और जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो ये धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होने लगती है। ब्रेक लगाने से होता क्या है कि यहाँ पे इस पे एक रिटार्डिंग फोर्स का मतलब जो इसके त्वरण को कम करता हो, वो जस्ट इसके डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में इसके पहियों पे लगने लगता है। और धीरे धीरे ये कुछ समय बाद यहाँ से अगर मैंने ब्रेक लगाना शुरू किया तो ये थोड़ी दूर जाने के बाद इस डायरेक्शन में जाके यहाँ पे रुक जाएगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमारा फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर की तरफ, ठीक है। यानी कि अगर ईस्ट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि गाड़ी ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा की तरफ चल रही है, तो फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, पश्चिम दिशा की तरफ। यानी कि दोनों के बीच 180 डिग्री का डायरेक्शन है, एक ईस्ट में है तो दूसरा वेस्ट में है। डिस्प्लेसमेंट ईस्ट की तरफ हो रहा है और फोर्स वेस्ट की तरफ लग रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा वर्क होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क होगा। यहाँ पे जब हम लोग वर्क का फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे W इज इक्वल टू एफ, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे नेगेटिव इनटू डी। यहाँ पे ये पता चल रहा है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन की दिशा के जस्ट उल्टा लग रहा है और जो भी आपको मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वर्क क्या हो गया, कार्य क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। तो ये होता है ऋणात्मक वर्क और धनात्मक वर्क में अंतर, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हमें वर्क का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया है, फॉर्मूला भी समझ में आ गया है। वर्क का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही आसान होता है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स, जिस बॉडी के द्वारा वर्क किया जाना है, ठीक है, उस पे लगने वाला फोर्स और उसका डिस्प्लेसमेंट, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही क्या होता है, वर्क होता है। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है फ्रेंड्स, ये जो हम फॉर्मूला अभी लिखे हैं W इज इक्वल टू एफ इंटू डी, यहाँ पे ये जो कार्य है यानी कि ये जो वर्क है वो क्या है, सॉरी, यहाँ पे जो फोर्स है वो क्या है, एक कांस्टेंट फोर्स है, एक नियत बल है। यानी जब हमने इस किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, यहाँ पे ये क्या है, कांस्टेंट है, यानी इस पे ये एक बॉडी है, इस पे हमने फोर्स इधर की तरफ लगाना शुरू किया और ये डिस्प्लेस होके थोड़ी दूर इस पोजीशन पे पहुंच गई ए से बी तक। तो इस ए से बी के बीच जो समय था और उस समय अंतराल में जो फोर्स लग रहा है, जो बल लग रहा है, उस बल के मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण में कोई भी अंतर नहीं आना चाहिए पूरे समय अंतराल के दौरान। यानी कि जितना फोर्स यहाँ पे लग रहा है उतना ही फोर्स जब ये यहाँ पे पहुँचेगा उतना ही लगे, यहाँ पे पहुँचे तो भी उतना ही फोर्स हो, यहाँ पे पहुँचे तो भी उतना ही फोर्स हो, और लास्ट जहाँ पे वो पहुँच के रुक गया वहाँ पे भी लास्ट फोर्स क्या हो, जो पहले वाला जितना फोर्स का मैग्नीट्यूड था, जितना परिणाम था, वही लास्ट वाला हो। यानी पूरे समय में जब तक कि वो अपनी जर्नी यात्रा ख़त्म कर नहीं लेता तब तक फोर्स यानी कि बल की जो वैल्यू है, जो उसका परिमाण है, वो बदलना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे जब वो यहाँ पे है तो मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, फिर यहाँ से उसने जैसे ही चलना शुरू किया और यहाँ पहुँचा तो वो मैंने बढ़ा के उसको 12 कर दिया या 10 से घटा के उसको 8 कर दिया, 9 कर दिया। नहीं, पूरी जितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ उस पूरे डिस्प्लेसमेंट के दौरान उस पर लगने वाला फोर्स क्या हो, नियत हो, कांस्टेंट हो। उसी के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। इसका मतलब यहाँ पे जो F होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट फोर्स होता है, ये बदलता हुआ फोर्स नहीं होता है, ठीक है। नहीं तो फिर उसके लिए क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ से हमको सॉल्व करना पड़ेगा, वो हम लोग
क्लास 11th में जब फोर्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको डिफ़ाइन करेंगे, वहाँ पे इसके फॉर्मूले हम बताएंगे आपको। फ़िलहाल ये बस जानते रहिए कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, कांस्टेंट फोर्स है। ठीक है, चलिए फोर्स का कॉन्सेप्ट मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। कोई भी अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। इस पोर्शन में कहीं भी कुछ डाउट हो तो फिर उसको अगली बार मैं क्लियर करूँगा। अब हमको पढ़ना है एनर्जी। एनर्जी यानी कि ऊर्जा। ठीक है, वर्क और एनर्जी, कार्य और ऊर्जा एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं, यानी कि कार्य ऊर्जा में बदल सकता है और ऊर्जा हो तो उससे कार्य किया जा सकता है। बिना एनर्जी के, बिना ऊर्जा के मनुष्य या कोई भी वर्क कर नहीं सकता। ठीक है, यानी कि किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी होनी चाहिए। अगर एनर्जी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी तो हम लोग कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। ये भी कहते हैं हम लोग कि सूर्य धरती पे एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है। इसका क्या मतलब है कि सूर्य से जो प्रकाश निकलता है, सूर्य से जो गर्मी, जो हीट निकलती है, उससे बहुत सारे कार्य हम लोगों के हो जाते हैं। जैसे कि प्लांट्स को अगर देखा जाए, पौधों को अगर देखा जाए, तो सूर्य से ही वो एनर्जी लेते हैं, सन से ही एनर्जी लेते हैं। उसी सनलाइट का यूज़ करके वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और जिससे कि क्या बनता है, ग्लूकोज, और वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक रासायनिक प्रक्रिया किसके द्वारा हो रही है, इसी एनर्जी का यूज करके ना हो रही है ना। तो इसी तरह से एनर्जी किसी भी वर्क को होने में हेल्प करती है। ठीक है, बिना एनर्जी के कोई भी वर्क नहीं हो पाएगा। तो एनर्जी को हम लोग डिफाइन करते हैं, एन ऑब्जेक्ट हैविंग कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू बी पोजेस एनर्जी। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें कार्य करने की क्षमता हो, हम कह सकते हैं कि उसके पास क्या है, एनर्जी है, ऊर्जा है। कोई भी ऐसी वस्तु जिसके पास कार्य करने की क्षमता हो, जो कार्य कर सकता हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे कि इसके पास एनर्जी है। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे पहले फ्रेंड्स खिलौने, जो टॉयज़ आते थे, उसमें एक चाबी वाली गाड़ी हुआ करती थी। अब उसमें हम लोग क्या करते थे कि चाबी लगाते थे, फिर उसको फ्लोर पे, ज़मीन पे ले जाके छोड़ देते थे और वो फिर चलने लगती थी, कार्य करने लगती थी। अगर उस पर कुछ रखा हो तो उसको एक जगह से दूसरे जगह लेके जाती थी। तो ऐसा हुआ क्या कि उसमें वो कार्य करने की क्षमता आ गई। चाबी लगाने से पहले उसमें कोई कार्य करने की क्षमता नहीं थी, वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकती थी, और चाबी लगाने के बाद तुरंत वो एक जगह से दूसरी जगह चली गई। फ्रेंड्स, होता यहाँ पे ये है कि जब हम लोग उस चाबी को घुमाते हैं तो उसके अंदर स्प्रिंग्स लगे होते हैं, चाबी से जुड़े होते हैं। जैसे जैसे हम चाबी घुमाते जाते हैं वो स्प्रिंग्स क्या होते जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते जाते हैं, यानी कि सिकुड़ते जाते हैं। ऐसे ऐसे पहले ऐसे होते हैं, अब उसमें क्या हो जाता है। ठीक है, तो जो भी हम चाबी लगाते समय कार्य कर रहे हैं, वो सारा का सारा कार्य इस स्प्रिंग में क्या हो जाता है, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब जैसे ही हम अपना कार्य बंद करके उसको ज़मीन पे रखते हैं, ये स्प्रिंग फिर से क्या करने लगती है, स्ट्रेच होने लगती है, फैलने लगती है। और जैसे ही फैलने लगती है तो वो व्हील्स को क्या करती है, घुमाने लगती है, और जिससे कि हमारी गाड़ी चलने लगती है। तो कोई भी वर्क तभी होता है जब उसके पास कहीं ना कहीं से एनर्जी आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट तभी वर्क कर पाएगा जब उसके पास एनर्जी होगी। यानी कि वर्क और एनर्जी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो अब इसके आगे हम लोग फ्रेंड्स कल पढ़ेंगे। ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इतना लंबा वीडियो ठीक है ना, या इससे कम करें या ज़्यादा करें, जो भी आप लोगों का हो बताइएगा। एनर्जी के आगे क्या मायने हैं, क्या फार्मूले हैं,
इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। इस पे रेगुलर 9th 10th 11th के वीडियोस हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक यू।